अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के माबैन MOU साइन हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने जो सालिसी की है उसके कुछ ना कुछ असरात पाकिस्तानी सियासत में भी देखने को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज इस हवाले से करारदाद पेश की जानी थी कौमी असम्बली में। सपोर्ट लेने के लिए यूनानिमस करारदाद के लिए अपोजिशन पार्टीज़ के पास के वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के सामने जो पार्टीज़ थी उन्होंने कुछ अपने मुतालबात भी रखे, जिसके अजाले के लिए फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहने के मुतहरिक हुए हैं और वज़ीर ख़जाना को उनके पास लेकर के बाद जो मीटिंग्स वगैरह हुई, जिसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके कुछ बयान सामने आए हैं। क्या कहा उन्होंने, ये आपको सुनाते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मिसाल जमहूरियत के तहत हम बैठ जाएं और एक ऐसा एग्रीमेंट हो कि पार्लियामेंट मजबूत हो, अदलिया आजाद हो और मुल्क में सही मानों में अवामी नुमाइंदे इस पार्लियामेंट में पहुंचे। तो हमारी ऑफर है, वज़ीर-ए-आज़म इन्हें ये ऑफर की है, इस्तेहकाम पाकिस्तान करना चाहिए, हमें मिसाके इस्तेहकाम इकॉनमी करना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो बैठ के बात करनी चाहिए। तो उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है वो बैठे, डायलॉग करें और जिस इशू पर भी चाहते हैं आप बात करें, वो हर तरह की बात सुनने को और करने को जो है वो तैयार है। ये आपने लीडरशिप को सुन लिया। 2025 के बाद पहला मौका है कि दोनों जानिब की लीडरशिप आमने सामने बैठी है और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार है। 2025 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो जमातें साथ बैठी थी, उस टाइम जो मुतालबात थे, एक तो सबसे बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इनके पल्ले कुछ है ही नहीं देने को, हम जनाब जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे। 26 जो नवंबर है उसके हवाले से जुडिशल कमीशन था, कैदियों की रिहाई थी, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी जो बड़े बड़े मुतालबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उस टाइम ये सारी चीज़ें डेडलॉक का शिकार नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सेकेंडली जो एक दूसरी बड़ी खबर है, मुस्बत एक पॉजिटिव जो खबर है, वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज बजट अपना पेश कर दिया है। एक बड़ा मुतालबा था कि बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए, उनका इलाज कराया जाए, बातचीत हो उनसे, वो तो नहीं हुआ, लेकिन बजट पेश हुआ है। उसकी मंजूरी को सीएम किस चीज़ से मशरूत कर रहे हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये आपने सीएम को सुन लिया, वो कह रहे हैं बजट पेश तो हो गया, इसके साथ साथ जो वफाक को पैसे देने हैं जिसके हवाले से कुछ कमिटमेंट की भी थी KP की हुकूमत ने, वो कह रहे हैं ये भी मामला तभी आगे बढ़ेंगे जब बानी पीढ़ी इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाएगी। इन मुस्बत तब्दीलियों पर बात कर लेते हैं और आने वाली सियासत में इसके क्या असरात हो सकते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब, ने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टार। डॉक्टर साहब वेलकम करेंगे आपको। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे शफी जान साहब आगे चलकर और वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, क्या मुस्बत तब्दीलियाँ कुछ आती नज़र आ रही हैं? 2025 में माजी में बैठे थे, एक बार फिर से बैठे हैं, क्या कोई पीछे बैक चैनल एक्टिव हुआ है? क्या रियलाइजेशन हो गई है कि जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उनको भी हल करना है? बहुत शुक्रिया जनाब। निज़ामी साहब, देखिए बात यह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान को ग्लोबली बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मैं इस बात पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ये कोई आजकल की मेहनत का नतीजा नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से एक मौक़िफ़ रखा है कि वो अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता, और पाकिस्तान ने बतदरीज हमेशा अपनी बात मनवाने में, कहने में और करने में अपना एक पैरामीटर रखा है। वो और बात है कि अमेरिका कभी उसको मानता नहीं था, हमें कहा जाता था कि डू मोर, लेकिन जो कुर्बानियाँ पाकिस्तानी अवाम ने दी है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दी है दहशतगर्दी की जंग में, वो दुनिया में शायद ही किसी ने दी हो। और हमेशा ही कहा जाता था कि वी हार्बर टेररिस्ट बट वी आर द बुलवॉक अगेंस्ट टेररिज्म। अब बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी कि वो एक सालिसी का किरदार अदा करे। हमें तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा था ना, हम तो जंग में नहीं थे, लेकिन बॉर्डर पे तो जंग आ जाती बिल्कुल थी, लेकिन हमसे तो जंग नहीं हो रही थी ना। लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़ के और बड़ी खामोशी के साथ, बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ, शटल डिप्लोमेसी के साथ, बड़ी महारत के साथ पाकिस्तान ने इस मीडिएशन का रोल अदा किया और इमर्ज एज अ ग्लोबल पीस मेकर। और उसमें डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब का किरदार तो बिल्कुल है, लेकिन जो CDF आसिम मुनीर साहब का किरदार है, मैं समझती हूँ कि दैट्स एग्जाम्पलरी, और मेरे ख्याल है कि कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है इस हवाले से, क्योंकि जो एक ट्रस्ट पैदा हुआ बिटवीन अमेरिका, उसमें उनका बहुत अहम किरदार था। ईरान के साथ तो हमारे एक दरीना ताल्लुकात हैं, चाइना है, टर्की है,
रशिया, ये तमाम ममालिक हैं, अज़रबैजान है। देखिए इट्स अ जियो पोलिटिकली हमारी ऐसी पोजीशन है जो शायद किसी और मुल्क की नहीं है, कि एक होती है ना जो एक मुल्क जिसको बहुत सारे ममालिक जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो एतमाद करें उसके ऊपर। और ये एतमाद का नतीजा था कि हम बैठे और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद डायलॉग हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जाके इस MOU के ऊपर पाकिस्तान का साइन है एज अ मीडिएटर। बात आ गई अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर। जो माशी हालात हैं इसमें हम एक दूसरे की गर्दन पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हर सूबे के अपने डायनामिक्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अपने हैं, बलूचिस्तान के अपने, सिंध के अपने, पंजाब के अपने हैं। और इस वक्त भी आपके 2 सूबे जो हैं वो दहशतगर्दी की आग में सुलग रहे हैं। बाकी जगह आप देखिए कि एक फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम काम कर रहे हैं, जहां वफाक के पास फिस्कल स्पेस नहीं है, सूबों के पास बढ़ती हुई आबादी है, उसको केटर करना है। और अब मैं समझती हूँ कि एक बग़ैर 18वीं तरमीम को डिस्टर्ब किए हुए और बग़ैर किसी सूबे के परमानेंट वसाइल लिए बग़ैर एक बहुत खूबसूरत फार्मूले पे आप पहुँचे कि जहाँ पर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए अंदरूनी और बहरूनी बिलखुसूस आपने डिफेंस के लिए एक कंट्रीब्यूशन की। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी जो आपने अभी मुझे सुनाई, और मैंने पहले सुनी थी अफरीदी साहब की, कि हम नहीं देंगे। दिस इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कुछ उसके बदले उन्हें भी तो मिले ना सियासी तौर पर। नहीं, देखिए इमरान खान और एनी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी एनीथिंग, वो रियासत से बड़ी नहीं हो सकती है। ये फ़ैसला आपने रियासत के लिए किया है, रियासत के दिफा के लिए किया है, अपने मुल्क की सरहदों के लिए किया है। ये वक्त की ज़रूरत है। आप ये पैसे जो दे रहे हैं, आप ये डिफेंस के लिए दे रहे हैं, या आप किसी और चीज़ के लिए नहीं दे रहे। इस पे तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। और ये कोई गैर आईनी बात तो है नहीं। नेशनल इश्यूज आप कह रही हैं, जो कौमी सलामती के इश्यूज हैं, उस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। शफी जान साहब, आपको भी वेलकम कर लेंगे। एक तो आज हमने एक चीज़ नोटिस की है, जब आपने बानी PTI से मुलाकात बीच में शामिल नहीं रखी मुतालबात में, तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो मुतारिक भी हुए हैं, वज़ीर ख़जाना को लेकर नशिस्त पे आए हैं मिस्टर गौर साहब अचकज़ई साहब के पास, और फिर मुतालबात भी जो आपके हैं उस पर एक मीटिंग भी हो गई। आप लोगों का एक प्रिंसिपल स्टैंस था कि आप लोगों ने बजट पेश नहीं करना जब तक बानी तक रसाई नहीं मिलती। तो क्या वाडा साहब जो आपको ऑफर्स कर रहे थे, वो ऑफर्स आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली हैं जो आज बजट पेश कर दिया? देखिए, सबसे पहले आदिल साहब आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की पेश करने की बात है, हम पिछले कई दिनों से अपनी कानूनी टीम के साथ मशावरत कर रहे थे, और CM अफरीदी साहब भी बैक टू बैक 3 दिन उनसे मीटिंग उन्होंने की। हम चाहते थे, और अफरीदी साहब की ये जाती ख्वाहिश भी थी, कि 3 महीने का एसेंशियल बजट पेश किया जाए, क्योंकि मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही थी। लेकिन वहां पे कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से पूरे साल का बजट पेश करना पड़ा, और ये फैसला जो है ये पार्टी का फैसला है। अफरीदी साहब ने ये फैसला जो लिया है वो पार्टी के, जो उन्होंने पार्टी के सामने जब चीजें रखी तो उन्होंने जब फैसला लिया तो उसी रोशनी में बजट पेश कर दिया गया है पूरे 1 साल का। जहां तक आपने मीटिंग्स की बात की, देखिए औरंगजेब खजाना, जो वजीर खजाना औरंगजेब साहब जो हैं, इनसे पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। जब हम NFC के मीटिंग में हम आए थे तब भी एक कमेटी बनाई गई थी, और मुजम्मिल साहब ने जो है औरंगजेब साहब से मुलाकात की थी, एहसन इकबाल साहब से मुलाकात की थी, लेकिन उन मुलाकातों का जो रिजल्ट था वो 0 रहा, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज भी असद कैसर साहब की एक मुलाकात जो है वो औरंगजेब साहब से हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ शफी भाई क्या कार्रवाई होनी थी, वो तो बल्कि मुजम्मिल असद साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि जो एक CM साहब ने प्राइम मिनिस्टर से जब अकेले में मुलाकात की, उन्होंने कुछ सियासी मुतालबात उनके सामने रखे थे, और प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज भी किया। और जब स्पीच की प्राइम मिनिस्टर ने जो उन्होंने सुनी वहाँ पर बैठ कर, जो रिकॉर्डेड थी, जब उसको PTV ने नशर किया तो सारे के सारे जुमले जो है हज़फ कर दिए गए, जो सियासी मुतालबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा ले कि ये वजीर आजम कितना बाइख्तियार है। देखिए, बातचीत उससे की जाती है जिसके पास इख्तियार होता है। आप किसी फरीक से भी जब बात करते हैं अपनी आम जिंदगी में, या किसी भी, जिस तरह हम पश्तूनों का जिरगा होता है, जिससे भी जिरगा किया जाता है, तो आप ये देखते हैं कि सामने वाले जिससे मैं बात कर रहा हूं उसके पास इख्तियार कितना है। हमें नहीं लगता कि इनसे बात करने का कोई फायदा होगा, क्योंकि जब भी इनसे बात की गई इमरान खान साहब के मुतालिक, हमने इनको बेख्तियार पाया है। इमरान खान साहब की सेहत का इशू बना तब भी ये बेख्तियार थे। उनसे मुलाकात की बात हम करते हैं, ये बेख्तियार पाए जाते हैं। आपको याद होगा कि CM अफरीदी साहब जब इलेक्ट हुए और उन्होंने जब PM से बात की मुलाकात के लिए, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं पूछ के बताता हूं। फिर आपको ये भी याद होगा कि स्पीकर साहब बार बार कह रहे थे कि आप मेरा
दफ्तर इस्तेमाल करें बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए। हम सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और सियासी लोग बातचीत पे ही यकीन रखते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि स्पीकर साहब ने बारहा हमें कहा कि आप हमारे ऑफिस आए, और फिर एक लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिफिकेशन स्पीकर साहब ने करना था। 5 महीने वो नोटिफिकेशन रोका रहा। उन 5 महीनों में गैर आईनी इकदाम हुए, गैर आईनी तरमीम हुए, लेकिन बगैर हाउस जो है वो बगैर लीडर ऑफ अपोजिशन चलती रही, क्योंकि ये मुक़तदरा की तरफ देख रहे थे और वहां से हामी भरने का इशारे की तरफ देख रहे थे। जब स्पीकर के पास, जब वजीर आजम के पास इतना इख्तियार ना हो, मेरे ख्याल में इनसे बातचीत करना प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार तो है। आज जो आपकी लीडरशिप ने पार्लियामान में उनसे जो मुतालबात रखे तो फौरी तौर पे वजीर खजाना को लेकर वो नशिस्त पर गए हैं। ये फुटेजेस आप भी मुलाहिजा कीजिए। लेकिन ऑन द अदर साइड जो कहते हैं कि सियासी नौयत की चीजें हैं, ऐसे मामला जो है जो अदालती नौयत के, जहाँ पे अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है आदिल साहब, एक और चीज नहीं आदिल साहब, एक और चीज देखिए, जब एनएफसी का इजलास हुआ था ना, तो वो भी सूबे की हक की बात थी, वो भी फंड्स का इशू था। तब भी वजीर आजम ने औरंगजेब साहब को कहा था, तब भी वजीर आजम ने एहसान इकबाल साहब को कहा था, तब भी मीटिंग जो है वो मुजम्मिल असलम साहब ने इनके साथ की थी। उसका रिजल्ट का क्या बना? देखिए, ये बारहा आप लोगों को मुलाकातों के जरिए टरखा नहीं सकते। हम बिल्कुल इस बारे में क्लियर है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, जो 17 सीटों पे इलेक्ट हुआ है, इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। ये मतलब कि इस बार जो नशिस्तें होनी है, ये इस बार जो नशिस्तें होनी है, चले जो डायलॉग जिसकी बात कर रहे हैं, मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की, आज आपकी लीडरशिप ने बात की, इसमें आपको कुछ होता आगे फ्यूचर में नजर नहीं आता? हुज़ैफा साहब, ये तो मामला 2025 की स्टेज पे दोबारा आकर खड़े हो गए हैं। उस टाइम भी मीटिंग्स हुई थी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा था कि हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ रिलीफ दे ही नहीं सकते, अपने वादे ही नहीं पूरे कर सकते। आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, मैंने बड़े ही तहम्मुल से सुना है शफीउल्लाह जान साहब को। पहली गुजारिश तो ये है कि अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो ये सारा दिन टीवी चैनल्स पर बैठकर हमारे खिलाफ बयानियां क्यों बनाते हैं? फिर तो हम बहुत मजलूम हुए। बात तो ये है कि ऐसा नहीं है, इन्हें पता है कि पूरा अख्तियार PMLN के पास है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के चंद बाख्तियार तरीन वज़ीर आज़म में शुमार होते हैं। ये सिर्फ ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें इस बात का पता है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई जिस तरह से हम चाहते हैं वो PMLN कभी ना होने देगी ना वो करेगी। अब ये क्या कहते हैं, ये हमेशा, अब मुलाकात पे तो अब आए हैं, मुलाकातों से पहले वो भी हम इन्हें मुलाकातों पे लेकर आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी तनज़ली किए जा रहे हैं। पहले कहते थे बानी को रिहा करें, फिर ये कहते थे ये करें, अब भी आ गए से मुलाकातों पर। तो इन्हें पता है कि एक शख्स को अदालतों ने सजा दी है और वो पाकिस्तान की उन अदालतों से सजा याफ्ता है जिन अदालतों ने पहले उसे सादिक अमीन कहा था। यानी अगर सादिक अमीन कहा था तो वो ठीक है, अगर तोशा खाना के अंदर चोरी केस में उन्हें सजा हो गई है तो वो गलत है। और ये मुतालबा क्या करते थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। भाई यहाँ पे तो मामला आपके भी वही है, आपकी लीडरशिप की भी वही है। जब अदालतों से सजाएं मिली तो वो अदालतें ठीक नहीं थी, जब उन्हीं अदालतों से रिलीफ मिला और जिस तरह रिलीफ मिला जब पाकिस्तान थोड़ा सा तो फिर वो अदालतें अच्छी हो गई। ये तो हमारे कल के एक, मैं इसमें आपको थोड़ी सी तस्दीक करता हूँ अगर आप इजाजत दें। जी जी। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2 केसेस बने, जरदारी साहब पर बेशुमार केसेस बने, बेनजीर भुट्टो पे केसेस बने, जुल्फकार अली भुट्टो पे केस बना। किसी अदालत ने किसी को अपने फैसले के जरिए चोर साबित नहीं किया। मियां साहब पे केसेस बने, लिखा उस वक्त के जज बशीर ने फैसले के जरिए लटका दिया। आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं, भुट्टो साहब को फांसी दे दी सर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफी भी मांगी उन्हीं केसेस पे। मैंने सवाल गंदम जवाब चना, मैं बात करप्शन केसेस की कर रहा हूँ, आप भुट्टो साहब के सिनेशन पे चले गए। मैं तो अदालती मामलात की बात कर रहा हूँ, अदालती फैसलों की बात कर रहा हूँ ज़ैफा भाई। नहीं, मैं कुछ और सिर्फ करप्शन केसेस तक क्यों गुजारिश कर रहा हूँ, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। किसी अदालत से कोई पाकिस्तान का जो यानी सुप्रीम लेवल की लीडरशिप में जो शुमार होता है वो सर्टिफाइड चोर साबित नहीं हुआ। मासिफ बानी तहरीक इंसाफ के वो तोशाखाना में हुए, हम उन्हें नहीं कहते चोर, लेकिन वो फैसला जो है अब हम उन्हें उस फैसले के होते हुए अदालतें तो रिलीफ दे सकती हैं। अदालतों में हाई कोर्ट से जाकर वो अपनी सजा का रद्द करवा दे, कोई इशू नहीं। अपील जो है कंडीशन ऑफ ट्रायल होती है। लेकिन ये लोग जब कहते हैं अंदर खाने हमें कहते हैं कि बानी की रिहाई पे बात करनी है, हम इन्हें कहते हैं लिख कर दे दें आप, क्योंकि बानी की रिहाई जो है अदालतों के बगैर NRO के जरिए हो सकती है। उस वक्त नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस आया था, अब कोई नया आ जाएगा अगर इनकी ख्वाहिश हो। ये बात भी नहीं कहते। फिर उसके बाद जब इन्हें पता है कि PMLN वाले सियासी लोग हैं, सियासी बात करते हैं, इसलिए अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर ये कहते नहीं हम तो बात एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। शायद हमें विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन तमाम सजाएं हमारी रातों रात कल खत्म हो जाए। और एस्टेब्लिशमेंट ने भी वाज़ेह बताया है कि भाई हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते,
उन्हें सजाएं अदालतों ने दी हैं, आप अदालतों से रिलीफ ले लें। तो बात ये कि सारी बात में आ जाना कि जी बजट, इन्हें कानून का नहीं पता बुनियादी तौर पर। और भाई बजट लेकर आना उस वजीर आला के लिए कंपलसरी होता है, आईनी बाइंडिंग होती है। अगर वो बजट मंजूर नहीं होगा, अल्लाह करे ना हो, मेरी तो दुआ है बजट मंजूर ना हो। जो आप हमें ब्लैकमेल करें भी, आपकी असेंबली खत्म हो जाएगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी आपकी असेंबली। लेकिन आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं हम ये नहीं होने देंगे। असल वजह क्या है आपको खबर मैं दे देता हूँ आपकी स्क्रीन के जरिए। इनके एमपीएस की एक बहुत बड़ी तादाद ये कहती है कि सुहेल अफरीदी कंप्रोमाइज्ड है और सुहेल अफरीदी ने कोई डील कर ली है, इसलिए ये उन एमपीएस से वोट लेने की खातिर सारा बयानियां बना रहे हैं। हमारा इनका कोई मसला नहीं है। और शर्मिला बहन ठीक कह रही है कि बात डिफेंस की हो रही है, वहां पर हाथ पांव के अंगूठे लगा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, एक बयानियां बना रहे हैं, आपने जो वर्कर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ एक बयानिया बना हुआ है, जो विद इन पार्टी उनके खिलाफ बहुत सी आवाजें भी उठ रही हैं, उसको सेटिस्फाई, उसको काउंटर करने के लिए पूरा मामला चलाए हुए हैं। आप बताएं जी, पाकिस्तानी सियासत में हम देखते हैं माजी में किस तरह सजाएं होती रही हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुतालबा है बानी तक रसाई, नई मुलाकात करा देनी चाहिए ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है नीचे आ सके? आदिल साहब, मैं एक बात कहूँ आपको कि मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, और मैं समझती हूँ कि प्रिजनर के भी राइट्स होते हैं। एंड आई फील कि अगर इतना बड़ा ये इशू बन गया है, मुलाकात होनी चाहिए। आई विल नेवर से कि मुलाकात, मैं जेल काट के आ चुकी हूँ, मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि जेल की सोहबतें क्या होती हैं और कितना इम्पोर्टेंट होता है अपनी फैमिली से मिलना और ये मुलाकातें। दिस शुड नॉट हैव बीन इशू। अब क्या हुकूमत के अपने मामलात हैं, क्या नहीं हैं, ये वो जाने। मैं इस इशू को सुन के थक गई हूँ और इस पर बात कर के थक गई हूँ। और अगर हर चीज़, अच्छा इनका भी तो एक मसला है, इन्होंने भी तो हर चीज़ को नथी कर दिया है। बजट पास नहीं करेंगे अगर मुलाकात नहीं होगी, पैसे नहीं देंगे मुलाकात नहीं होगी, सेशन अटेंड नहीं करेंगे मुलाकात नहीं होगी, हर चीज़ उससे कर दी है। दे हैव एंड सूबा चलाएं एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये इमरान खान की मुलाकात को इन्होंने बहुत बड़ा इशू बना दिया है। इशू आई डोंट डिनाई इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सूबे को इग्नोर करना शुरू कर दें, उनके मसाइल ना करें। पिछले वाले सीएम भी यही करते थे, ये वाले भी यही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे भी लीडरान ने जेलें काटी, लेकिन हमने लोगों को यरगमाल नहीं बनाया। उस वजह से भुट्टो साहब को फांसी हो गई बेगुनाही के अंदर, लेकिन हमने मुल्क नहीं जलाया। बीबी शहीद जब शहीद हुई, लोगों में शदीद गम और गुस्सा था, पूरे मुल्क में आग लगी थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। ही पुट हिज पर्सनल लॉस ऑन अ साइड इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये होते हैं लीडर, इनको उनसे सीखना चाहिए। अब ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम ड्राफ्ट पे साइन नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे, ये सब कुछ करेंगे, अभी इज़ प्लेइंग टू द गैलरीज, पब्लिक गैलरीज। ठीक है ना। अब बात ये है कि हुकूमत भी बैठ, एक तरफ हुकूमत इनको ऑलिव ब्रांच देती है कि आए बात करें, मुज़ाकरात करें कहती है, दूसरी तरफ इनका एक मुतालबा है इमरान खान से मिलाते नहीं, मिलवा दो, फिर देखें उसके बाद क्या होता है। मतलब लेकिन इनकी ख्वाहिशात वहाँ तक रुकती नहीं है ना। फिर जब मिलाते हैं तो कहते हैं उनको रहा करो। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अदालती मामलात हैं, एंड अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। लेकिन जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है, कोई कबाहत नहीं है, हस्पताल भी आते हैं, पिम्स भी आते हैं, मिला दें उनको। मुलाकात करो, बल्कि सेवरल टाइम जो है हुकूमत ने सपोर्ट भी ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमने मार के हक के दौरान देख लिया, हमने अफगानिस्तान वाले इशू पे देखा, क्रिकेट मैच होना है, कोई गैर मुल्की शख्सियत नहीं आना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉपरेट किया, वादे किए हुकूमत ने, तो पूरे कर देने चाहिए। चले प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। शफी जान साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पब्लिक गैलरीज के लिए अपने कारकुनान को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह पहले एक स्टांस था कि हमने बजट पेश ही नहीं करना, 3 माह का आएगा, वो हो गया, आगे चलकर इसको जो है सिग्नेचर भी हो जाएंगे, मंजूर भी हो जाएगा, तो जो प्रेशर है उसको काउंटर करने के लिए सीएम इस तरह के बयान दे रहे हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है और ना ही प्रेशर काउंटर करने के लिए ऐसे कोई बयान दिए जाते हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जो खैबर पख्तूनख्वा में है,
यहाँ पे शर्मिला मेरी बहन मौजूद है और जैफा साहब मौजूद है, जब भी ये अपने बड़े डिसीजन लेते हैं तो क्या ये अपने पार्टी से कंसल्ट नहीं करते, अपने पार्टी लीडरान से? जब जीबी में बिलावल साहब थे तो उनके लिए बजट जो था लेट नहीं किया गया, क्या उनके बैक टू बैक मीटिंग नहीं होते रहे? तो जब हमारी बारी आती है और हम चाहते हैं, हमारा लीडर इमरान खान साहब हैं, हम उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? जिन दोनों साहबान को इस पे एतराज है कि हम हर चीज इमरान खान साहब के साथ मुंसलिक कर लेते, बिल्कुल हम मुंसलिक करेंगे। हमें इमरान खान साहब की वजह से वोट पड़ा है, इमरान खान साहब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, हमारे जितने भी एमपीएज है वो इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत हैं। इमरान खान साहब 90% लोगों का लीडर है, हम हर चीज उनके साथ मुंसलिक करेंगे। हुज़ैफा साहब ने यहाँ 2-3 लतीफी सुना दी हैं, अब मैं आज तक का वो भी ज्यादा एमपीएस वाली बताया ना आपने, क्या एमपीएस जो है खान साहब के नाम पे वोट लेकर आए हैं वो इंटैक्ट है, राजी हैं कि उनका भी प्रेशर है सीएम पर? नहीं, आपने आज देखा होगा कि हमारे सेशन में 92 एमपीएस मौजूद थे, पार्लिमानी मीटिंग में भी 80 से ज्यादा हमारे एमपीएस मौजूद थे, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सोच भी नहीं वैसे आज पूरा दिन रिपोर्ट होता रहा है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने कि 73 के करीब जो आपके एमपीएस हैं नहीं पार्टी इजलास में थे। पार्लिमानी इजलास में 80 लोग मौजूद थे और जो बजट का इजलास था उसमें 92 लोग मौजूद थे। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लाइन से जो डी ट्रैक हो जाए। अगर कोई डी ट्रैक होगा तो फिर लोगों ने जंगीर तरीन को भी देखा है, लोगों ने अलीम खान को भी देखा है, परवेज खटक की मिसाल भी मौजूद है, महमूद खान की मिसाल भी मौजूद है। जो तहरीक इंसाफ से जिन्होंने राह जुदा की वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब हो गए हैं और जिन्होंने इमरान खान साहब के बयानिए का वजन उठाया वो आज पाकिस्तान के सियासत में पेश हैं। मैं हुज़ैफा साहब की बात कर रहा था, आपने मेरी बात काट दी कि आज उन्होंने 2 लतीफे सुनाए। एक बाइख्तियार वजीर आजम, ये आप अपना माइक ले जाएं और पाकिस्तान की किसी गली में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं इस वजीर आजम के मुतालिक। दूसरी बात उन्होंने की कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है हुकूमत और सियासत में, तो वो भी आप अपना माइक ले जाएं और आप पाकिस्तान की किसी गली में किसी से भी पूछ लें कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है पाकिस्तान में। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि बजट पेश तो हो चुका है, अब जो ग्रांट की बात हो रही है तो उसके लिए बात वही है कि आप जो है वो हमारा जो फाटा का शेयर जो आप कह रहे हैं कि हम अपडेट करेंगे, जो हमारी पेमेंट बनती है वो हमें दी जाए। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब के सेहत के मुतालिक जो इश्यूज हैं, उनकी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्टिंग है, उनके साथ फैमिली की मुलाकात है, जाती डॉक्टर की रिसाई है और ये तमाम तर चीजें इमरान खान साहब से मुलाकात से भी मशरूत हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रांट हम आपको दें, आप चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है अपना शेयर आपको दे और ये एक नेशनल कॉज है, फिर नेशनल कॉज के लिए आप इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दें। इसमें ऐसी कौन सा बड़ा मुतालबा? ठीक है, हुज़ैफा साहब आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं एनएफसी को छेड़े बगैर जो एक फार्मूला तय हुआ कि वफाक को पैसे मिलना है, ग्रांट अगर आप लोगों ने लेनी है तो आपको खान से मुलाकात करानी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि एनएफसी को बेहतर करने का बिल्कुल हमारा इरादा था, एक तजवीज़ थी और उस पर कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ कि आईनी तरमीम के बगैर वो नहीं हो पाएगा। तो फिर उसका एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया, चारों वज़ीर आला ने मेहरबानी फरमाई और मरकज़ पर एतमाद कर एक चीज़ तय की। अब बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ के बारे में सिर्फ इतना कह देना कि जिनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये बात वैसे तो बड़ी सादा सी लगती है और इसका जवाब भी बड़ा सादा सी, मुलाकात करा दें। कोई इस बात पे गौर नहीं करता कि बानी तहरीक इंसाफ ने इस सिचुएशन तक चीज़ों को लाने में कितनी मेहनत की है। शर्मिला बहन बात कर रही थी, जरदारी साहब जेल गए थे, पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत थी, सिंध हुकूमत जो चाहती कराची में आग लगा देती, एक दिन कराची चलने ना देती। फरियाल तालपुर को सोई हुई को रात को 2 बजे उठाकर ले गए थे अस्पताल से, पिम से। पीपल्स पार्टी जो चाहती कर सकती थी। पंजाब में हमारे पास 250 एमपीएस थे, यानी 2-4 का फर्क था, तो हमने कभी 7 क्लब या 8 क्लब को आग लगाने की बात की हो? तो बात तो बड़ी आसानी से कर देते हैं। ये नहीं बताते कि हमारे लीडर ने इस डिस्ट्रक्शन के लिए और अपने आप को सिस्टम और सियासत में नाकाबिले कबूल बनाने के लिए कितनी मेहनत की है कि वो लोगों के लिए एक थ्रेट बन गया है। सियासतदान कभी किसी के लिए थ्रेट नहीं बनते। आप कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, आपने तो उल्टी गुंजाइश निकालनी होती है। और सिचुएशन इस जगह पर आई कि आपकी फिर हमने सियासी मुलाकातें बंद कर दी और फैमिली की मुलाकातें बहाल रही। आपने वो फैमिली की मुलाकातें भी खत्म करके दम लिया, अपनी बहनों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। चले, वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को लौटे से भूला नहीं कहते। फिर आपकी बहनें 2 महीने तक शदीद सर्दी में स्ट्रगल करती रही और 4 दिसंबर को आपकी एक बहन की मुलाकात हुई, आपने उसे अपनी वेलबींग नहीं बताई, ना आपने ये बताया जो बाद में एक बयानिया बना कि सितंबर से आंख खराब है,
वो आंख 4 दिसंबर को खराब नहीं थी, ना आपने बहन को ये बताया, बल्कि इतना बड़ा ट्वीट उसको डिक्टेट करवाया उसने बाहर आकर किया। वो अल्फाज आदिल निजामी, शफीउल्लाह जान, हुजैफा रहमान या शर्मिला फारूकी अपने किसी बदतरीन दुश्मन के इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो एक इदारे के सरबराह के बारे में बानी से मंसूब एक ट्वीट उनके हैंडल से किया गया। और उसके बाद उनकी बहन ने कभी नहीं कहा कि उसकी आंख के अंदर, उनकी आंख में रेटिना का मसला है या मोती आ गया, कुछ हुआ है। जब बाद में इन्होंने उस बीमारी को सियासत के लिए इस्तेमाल किया तो यही बयानिया बनाया कि सितंबर से उन्हें नजर नहीं आ रहा। अगर भी सितंबर से नजर नहीं आ रहा था तो 4 दिसंबर को बहन को होने वाली मुलाकातें बताते। तो गुजारिश ही मैं असल टॉपिक पे आ जाता हूँ कि सियासी मुलाकातों में अगर एतराज होता तो 2 साल तक बानी तहरीक इंसाफ की हफ्ते में 2 सियासी मुलाकातें, एक लीगल मुलाकात वकला से और एक फैमिली से मुलाकात ना होती। जब आपने जेल में बैठकर अपने फंडामेंटल राइट की जो है वो आड़ में इस्लामाबाद के लोगों का फंडामेंटल राइट सर्व करने की कोशिश की, 26 नवंबर 2024 हुआ, फिर हमें इतला मिली कि 26 नवंबर 2025 करना चाहते हैं और इनके लोगों ने हमें बताया कि हम मिलने जाते हैं, ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मरो और मार दो। तब जाकर ये मुलाकातें खत्म हुई और ये एतमाद का जो आपस में हुज़ैफा भाई, लेकिन सियासतदानों ने सियासत तो करनी है ना। जब यही वे बचेगा और यही हमारे यहाँ इसी नोयत की सियासत होती है, यही तो आपका मसला है। तो करनी है। साहब ने बात क्या की है? सियासतदान ने आग लगानी है। नहीं, सियासतदान ने आग लगानी है, सियासत है। आग लगाना समथिंग एल्स, लेकिन स्टेटमेंट्स तो डेफिनेटली उन्होंने देनी है ना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट देगा, सियासतदान से क्या तो कर सकते हैं। डायरेक्शन और चीज है, मुलाकात करेगा तो क्या उसको बताएगा? डायरेक्शन और चीज है और सियासत में कदम रखते ही कभी पीटीवी को आग लगा दो। ठीक है, चले अब ये नेशनल इश्यूज है ना, एनएफसी को नहीं छेड़ना हमने, उसके बगैर हमने एक अरेंजमेंट किया है, हमें कंसेंसस डेवलप करना है, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। शर्मिला साहिबा से ले ले जरा जवाब, क्योंकि एनएफसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी नहीं है। शायद उन्होंने ही आपको फॉर्मूला दिया कि इस तरह करके अरेंजमेंट कर लें। अगर ये नहीं होता तो फिर किस तरह चलेंगी चीजें आगे, पैसे कहां से आएंगे? नहीं आदिल साहब, गुजारिश ये जवाब दे रहे हैं शर्मिला साहिबा से प्लीज। अच्छा ठीक है, सॉरी जी, प्लीज, मुझे नहीं पता था। देखिए जी, ये बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंटरवेंशन के बाद एक तो सूबों की जो खुद मुख्तारी है उसको कहीं से डिसलॉज नहीं किया गया, और सूबों के जो वसाइल हैं गो कि आइनी तरीके से आर्टिकल 164 के अंदर सूबों ने मदद की है और अगले 2 साल भी करेंगे, लेकिन वो जो फार्मूला एनएफसी के अंदर था उसको नहीं छेड़ा गया। और ये जो काम हो रहा है इस वक्त ये भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए, हर सिचुएशन के अंदर, चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर आपको एक वे आउट निकालना पड़ता है कि कोई पार्टीज डिस्टर्ब ना हो और जो इशू है वो भी सेटल हो जाए, और यही हमने किया। तो दे शुड बी थैंकफुल टू अस, वरना तो जो ख्वाहिशात थी और जो कोशिशें थी वो तो ये था कि 18वीं तरमीम को कुछ रोल बैक किया जाए, एनएफसी अवार्ड के अंदर जो सूबों का शेयर है उसको कम किया जाए और फिर वो परमानेंट होता। हालांकि आप एनएफसी अवार्ड के अंदर आप शेयर बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ें जब होने वाली होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो आई थिंक कि इस वक्त अगेन आई वुड से कि एक तरफ मुलाकात है, बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए, बट मुलाकात को रीज़न नहीं बनाना चाहिए किसी भी सूबे को, बिलखुसूस इनको सियासी मकासद के लिए, और बिलखुसूस ऐसे हालात में जो जोग्राफिकली ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक ऐसे ममालिक के बीच में है वो एन एक्टिव वॉर। मुश्किलात बहुत सारी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, और एक नेशनल इंटरेस्ट है कि वफाक को ज़रूरत है पैसों की, और सूबे मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा जो है वे आउट दिया। वफाक की हुकूमत का काम बनता है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ अच्छे जेस्चर दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसको ऑनर किया, लेकिन मामला फिर वहीं आकर रुक जाएंगे मुलाकात पर। हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए, मुलाकात जो है करा देनी चाहिए। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। फिर एक ब्रेक की जान बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद ईरान और अमेरिका जो MOU साइन हुआ है उस पर बात करेंगे।
और वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अब बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका के माबैन जो MOU हुआ है। आज डायलॉग हो रहा था, स्विट्जरलैंड में पहला दिन था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 60 रोज़ जो थे मजबूरी तौर पर जो टाइम दिया गया था 14 पॉइंट के मुताबिक, अब 59 डेज़ बाकी हैं। तो आने वाले जो 59 डेज़ हैं कैसे हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर आदिल नजम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमेरिका से एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 59 डेज़ बाकी रह गए हैं, आज मुज़ाकरात का पहला राउंड ही शुरू नहीं हुआ, तो आने वाली 59 डेज़ कैसे गुजरते नजर आते हैं आपको? यार बहुत शुक्रिया पहले तो अपने शो पे लेने का। मेरी गुजारिश ये होगी कि इसको ये क्रिकेट मैच की तरह हम काउंटडाउन ना करें। ये 59 डेज में होने वाला काम नहीं है। 60 दिन जो है उसमें साथ लिखा हुआ भी है कि वो एक्सटेंड हो सकता है। एक तरह से एक नोशनल वो डेडलाइन है, तो अगर हमने इसको गिनना शुरू कर दिया तो सवाए अपने ऊपर प्रेशर डालने के उसमें और कोई बात नहीं होगी। ये जो है बहुत एक अहम दस्तावेज थी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका सिग्नेचर होना, चाहे वो डिजिटल हो, बाकायदा मीटिंग में नहीं हुआ, लेकिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन ये आखिरी कदम नहीं है, ये पहला है और ये ज़रूरी है। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप एंड इट इज़ अ नेसेसरी स्टेप, बिकॉज इस कदम के बगैर बाकी कदम नहीं उठने थे। जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी पहला दिन जो है वो उसमें कई ऐसे मसाइल आए जो इन अ वे सरप्राइजिंग तो नहीं है, लेकिन दुख तलब ज़रूर है। हमें पता था कि स्पॉइलर मौजूद है, खुसूसन इजराइल मौजूद है। हमें ये भी पता है कि दोनों जो ममालिक हैं उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत लो है। इतना लो है कि इसीलिए तो वो डिजिटल साइन हुए। इतना लो है कि ये जो मुआहदा था ये आज से 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते पहले भी साइन हो सकता था, लेकिन उस ट्रस्ट की वजह से उसे बिल्ड करना पड़ा। जो फरमाने के 60 रोज जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, 4 दहाइयों पुराना ये इशू है। और जिस तरह आपने बात की कि बहुत सारे ऐसे मौके आए कि एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब पहुंच गए, बल्कि इस्लामाबाद में भी कहा राक्षी साहब ने कि इंचेस अवे थे एग्रीमेंट के करीब, लेकिन वो नहीं हो पाया। स्पॉइलर की हम बात कर रहे हैं, क्या अमेरिकन रोक पाएंगे नेतन्याहू को? जिस तरह भी आपने तस्करा भी किया कि विद इन इजराइल बहुत से मसाइल हैं, इलेक्शन में जाना है नेतन्याहू ने। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिकन रोक पाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रोक पाएंगे। देखिए दो चार चीज़ें बड़ी अजीब हुई, हैरत अंगेज हुई मेरे ख्याल में। एक तो जो इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार पड़ी है वो अनइमेजिनेबल थी, सोची भी नहीं जा सकती थी। ना सिर्फ ये कि 3 महीने नहीं पहले सोची जा सकती थी, कभी नहीं सोची जा सकती थी। तो एक तरह से तो ये एक बहुत बड़ी चेंज हो गई कि इजराइल जो समझता था कि उनकी बहुत बड़ी फतह है कि वो जंग में अमेरिका को ले आए, वो नेतन्याहू पे बैकफायर कर गई है। और इस वक्त हम वो सियासत देख रहे हैं डोमेस्टिकली अमेरिका में भी और इजराइल में भी। दूसरी चीज ये भी याद रखें कि देखिए जंग शुरू किसने की? जंग शुरू की इजराइल ने, और मुआहिदा किसमें हुआ? ईरान और अमेरिका में। तो जो इस मुआहिदे की सबसे अहम शिक है ना, वो है जो इसमें लिखी हुई नहीं है, वो 15वीं शिक है। 15वीं शिक या 15वीं अजम्पशन ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनके पास ये एबिलिटी है और उनके पास ये विलिंगनेस है कि वो नेतन्याहू साहब को रिस्ट्रेन कर सके। अब तक वो नहीं कर सके, ना सिर्फ इस पे, लेकिन हमने लबनान के मसले पे देखा, वहां भी तो एक पीस प्लान था ना। हमने गजा पे देखा, वहां भी एक पीस प्लान था कि नेतन्याहू साहब जब नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुनते। वी कैन सी के डोनाल्ड ट्रंप की, उनके नायब सदर की, वैंस की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर खुल के आ गई है। और वैंस से तो हम बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव टोन भी सुन रहे हैं, ट्रंप से भी सुन रहे हैं, और जवाब में इजराइल से भी सुन रहे हैं। तो इस वक्त जो है एक तो है ना इजराइल और ईरान के रिलेशनशिप्स और एग्रीमेंट और नेगोशिएशन वगैरह वगैरह, उससे ज्यादा अहम हो गई है अमेरिका और इजराइल की, क्योंकि ये पहली चीज डिपेंड करती है अमेरिका की एबिलिटी और विल। एबिलिटी तो है, वो कर सकते हैं, वो तो हथियार देते हैं, वो पैसे देते हैं, उनके पास कई ऐसी चीजें हैं जिसको वो रोक सकते हैं। लेकिन इजराइल का जो इन्फ्लुएंस है, इजराइल की जो लॉबी है, उनके जो साथी हैं अमेरिकन सियासत में, हम वो देख रहे हैं कि कितना प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पे। एक प्रेशर इजराइल की तरफ से है, एक इजराइल के हामियों की तरफ से अमेरिकन सियासत में है, और एक तीसरा जो है वो जो जंग नहीं चाहते थे लेकिन ये समझते हैं कि इस मुआहदे से ईरान की ज़्यादा फतह हुई है और अमेरिका की एक तरह से जो है ना वो एम्बेरसमेंट हुई है। तो अजीब चीज़ यार ये है, आखिरी बात करने में मेरे ख्याल में बड़ी अजीब चीज़ ये है कि जब ये शुरू हुआ था ना 108 109 जितने भी दिन पहले, तो रजीम चेंज की बात होती थी और उसका मुराद होती थी ईरान। आज की तारीख में सूरत हाल ये है कि ईरान की जो रजीम या गवर्नमेंट है वो तो मुस्तहकम भी है, और इस वक्त उसके लोग जो हैं वो प्रॉब्ली आप फतह के जश्न देखेंगे अगले कुछ दिनों में। और लेकिन जो अमेरिका में सदर ट्रंप की सियासत है वो इस वक्त अंडर प्रेशर है।
इजराइल में नेतन्याहू की जो सियासत है वो अंडर प्रेशर है। आई डोंट दैट डजंट मीन कि वो उनके तख्ते उलट जाएंगे, लेकिन अमेरिका में एक इलेक्शन होगी नवंबर में जो इस बेसिस पे होगी, और इस वक्त मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सियासी इम्तिहान हो रहा है अमेरिकन सियासत पे। और इसी तरह नेतन्याहू की सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है उनके अपने मुल्क में, क्योंकि वो इतनी बड़के मार चुके हैं, अपने वादे कर चुके हैं कि जी मैं अमेरिका को डिलीवर कर सकूंगा। तो आप जो सिग्नलिंग देख रहे हैं इजराइल से, वो ईरान के लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, 14 पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियर है जो ईरान के हवाले से था, ईरान का उस पर माजी में एक मौक़िफ़ रहा है। ऑन द अदर साइड बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं वो न्यूट्रल नज़र आते हैं। 10 पॉइंट ऐसे हैं जो सीधा सीधा नज़र आते हैं कि ईरान की फेवर में है। तो बज़ाहिर इस जंग में जो पूरा मामला था, सरेंडर किसने किया? यार सरेंडर तो किसी ने भी नहीं किया, सरेंडर तो दुनिया की पीस ने किया। आपने जब सरेंडर तो आप करते हैं ना, जब मैं करता हूँ जब हम तेल डलवाने जाते हैं। सो जंग में जीता जूता कोई नहीं है, तीनों की बहुत नुकसान हुआ है। देखें ईरान के ऊपर जो 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 बमबारी हुई या जिस किस्म से उनकी क़यादत को निकाल दिया गया, जो उनके लोगों को गुजरना पड़ा और गुजर रहे हैं, उसको आप अंडरमाइन तो नहीं कर सकते। ये जो आपने कहा ना कि 3 इसके हक में 3 उसके हक में, ये भी डिपेंड करता है कि पढ़ कौन रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप पढ़ते हैं तो वो तो इस तरह पढ़ते हैं कि सारे उनके हक में, जब ईरान पढ़ता है तो वो इस तरह पढ़ते हैं कि वो उनके हक में। मेरा ये ख्याल है कि जान के मुबहिम है। देखें ये एग्रीमेंट तो नहीं है ना, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। मतलब क्या उसका जो उर्दू होती है इसकी क्या मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। जी जी, मुफाहमती यादाश्त। जी याददाश्त, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि ये याददाश्त जो है वो यादश बखैर बन जाए। असली जो अगर आप ये जान के मुबहिम है, इसलिए मुबहिम है ताकि दोनों फरीकैन को कुछ मिल सके कि वो कह सके कि हम जो है कम से कम हारे नहीं अगर जीते नहीं। अगर आप उसको मतन पे देखें तो मेरे ख्याल में 2 चीजें इमीडिएट हैं, सारी चीजें हैं लेकिन 2 चीजें इमीडिएट हैं जो इसकी इमीडिएट सक्सेस और अदरवाइज बताएंगी। पहली चीज ये है, और दोनों चीजें साथ होनी है। पहली चीज ये है कि बहरे वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसमें कश्तियां जो हैं, जो जहाज हैं, वो अब गुजरना शुरू करें तकरीबन उस मकदार में जो जंग से पहले थे। जंग से पहले तकरीबन 100 गुजरते थे एक दिन के, तो अगर वो 70-80 तक पहुंचे तो देन वी विल बी एबल टू से कि हाँ जी कुछ हुआ। और उसके साथ, उसके बिल्कुल साथ उसी वक्त वी हैव टू सी द फ्लो ऑफ मनी कमिंग टू ईरान, चाहे वो अमेरिका से ना आए, चाहे वो गल्फ ममालिक से किसी तरह आए, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे आए, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस पे काम पे आए, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन किसी पे आए, ताकि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी रिकंस्ट्रक्शन कर सकें, अपने लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको कम कर सकें। अगर हम ये 2 चीजें होती देखते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगले कुछ दिनों में, तो फिर वो माहौल बनेगा जिसमें सीरियस गुफ्तगू, टेक्निकल गुफ्तगू बाकी मसाइल पे और इन मसाइल की डिटेल्स पे हो सकेगी। दैट इज आई थिंक हमें जिस पे नजर रखनी है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, डॉक्टर साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब जंग का आगाज हुआ तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। न्यूक्लियर पे बात हो रही थी, ईरान की प्रॉक्सीज पे बात हो रही थी, उसके मिसाइल सिस्टम पे बात हो रही थी। अब ये सूरत हाल है कि ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है उस पर ट्रंप खुद उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि रीजन में दीगर जो कंट्रीज हैं उनके पास मौजूद है, तो ईरान के पास क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? यकीनन ऐसे ही है। देखें एक तरह से हम ये सारा, इसीलिए यार ये जंग कोई अच्छी चीज नहीं होती। आई होप डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता लग गया होगा, बाकियों को भी। जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होती। हम सारा कर करा के उत्थे ही पहुंच गए ने, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से, बल्कि उससे भी पीछे पहुंच गए ने। देखें आज से 108 दिन पहले बहरे हॉर्मूज भी खुली हुई थी, गोली भी नहीं चल रही थी। ये सारा कर करा के हम वहीं आ गए। ठीक है, आप 108 रोज़ा जंग की बात कर रहे हैं। आखिर में सब ये बता दें कि न्यू मिडल ईस्ट, न्यू अलाइनमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मिस्र है, R4 कंट्रीज़। ये इजलास भी होने जा रहा है मिस्र के अंदर। क्या लगता है कि नया मिडल ईस्ट कैसा होगा, या नए जो कह लें मुस्लिम उम्मा के हवाले से नेटो की बात होती थी, क्या ये होता नज़र आता है आपको नियर फ्यूचर में? यार सच्ची बात ये है कि देखें एक नया मिडल ईस्ट तो बन गया। अब वो क्या बनेगा या क्या नजर आता है ना तो मुझे पता है, और मेरे ख्याल में जो शख्स ये कहने की कोशिश करता है कि जी ऐसा बनेगा या वैसा बनेगा, समझ ले कि बोंगिया मार रहा है। बोंगिया इसलिए है वो कि वो उसमें इतने अनसर्टन है कि ये सारी चीजें तब्दील होंगी। देखें क्या क्या अभी तक आप मिडल ईस्ट की जब बात करते थे तो जो बड़े फरीक थे अरब, इसराइल को निकाल के दूसरे ममालिक में, वो एक तरफ सऊदी अरेबिया था और दूसरी तरफ ईरान था।
लेकिन अब तो ये भी लगता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया अगर दोस्त दोस्त नहीं तो कम से कम कशीदगी शायद कम हो, किसी किस्म की डील हो या ना हो। तो मेरे ख्याल में ये सोचना कि जनाब हम वो जो फाल निकालता है तोता उसकी तरह कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इससे दैट इज लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन हर खिलाड़ी बशमूल पाकिस्तान इस वक्त ये सोच रहा है कि यार जो तब्दीलियां हुई हैं उससे मैं अपने आप को कैसे पोजीशन करूं जहां से हम कहीं बेहतर जगह पे निकले। आपने बड़ी अहम बात की एंड आई एम ग्लैड कि आपने की कि जो मीटिंग होनी है संडे को प्रोबेबली इजिप्ट में, मेरे ख्याल में उसका ताल्लुक नए मिडल ईस्ट से सिर्फ नहीं है, उसका ताल्लुक इस बात से भी है कि ये 4 वही ममालिक हैं, आपको अगर याद हो, जो जब मिले इस्लामाबाद में तो उससे ये पीस प्रोसेस जो है इस्लामाबाद का शुरू हुआ। बिल्कुल। तो इन अ वे वो जो मीडिएटर्स हैं जहां से ये बात शुरू हुई थी, वो मेरे ख्याल में आई होप वो मिल इसलिए भी रहे हैं कि यार ये अब अगर हम यहां तक ले आए हैं तो क्या तरीका है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। और उसमें अगेन वही दो जो चीजें हैं, देखें जहाज किन के जा रहे हैं, इन ममालिक के जा रहे हैं, दूसरों के भी बहुत जा रहे हैं, लेकिन ये दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस। पैसा कौन ला सकता है, इन ममालिक के जो ताल्लुकात है वहां से, चाहे वो गल्फ से आए चाहे वो यूरोप से आए वगैरह। सो आई हैव अ फीलिंग कि उस मीटिंग को का जो महवर है वो ये नहीं है कि नया, जाहिर ये भी है कि नया मिडल ईस्ट क्या होगा, लेकिन उसकी जो इमीडिएट फोकस होगा वो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसी तरह मजबूत करना, ताकि वो जो 2 बातें मैंने कही, जहाज की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाए और दूसरा पैसे का जो फ्लो है वो नजर आना शुरू हो जाए। इसमें एक ये चीज़ भी शामिल की जा सकती है कि शायद जो मुस्लिम उम्मा है उसको भी रियलाइज़ हो गया कि इजराइल के जो अज़ाइम है, एक्सपेंशन जो उसने तोसी करनी है, जो उसका एजेंडा है, जिसको नज़रिया जिसको लेके आगे चलना है, तो उसको भी कहीं ना कहीं रोकना मुमकिनात में शामिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब अमेरिका से मौजूद थे। नाज़रीन, हमने देख लिया कि 60 रोज़ से 59 डेज़ बाकी हैं। होप्स हो कि जिस तरह MOU साइन हुआ है, पाकिस्तान की कोशिशों से एक प्रॉपर जो पीस एग्रीमेंट है अमेरिका और ईरान के माबैन वो भी हो सके। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।